किसी भी एक्टर का स्टारडम इंसान की चमड़ी की तरह होता है, या तो तुम उसे खो दोगे या उसमें ही मर जाओगे। ये कहना था बॉलीवुड के मशहूर सुपरस्टार देव आनंद का। देव आनंद उन चुनिंदा लकी सुपरस्टार्स में थे जिन्होंने अपने जीवन काल में लोगों के बीच में, अपनी ऑडियंस के बीच में अपनी जगह बनाए रखी। अपने स्टारडम के दौरान मरना जितना उस स्टार के फैंस के लिए दुखदाई होता है, उससे कई गुना दुखदाई एक स्टार को अपने स्टारडम को मरता हुआ देखना होता है। एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रोफेशन। Right. जब वो सुपर स्टारडम खत्म हुई उसकी, बाकी पिक्चर फ्लॉप हुई 6-7 पिक्चरें, वो एडजस्ट नहीं कर पाया। वो सुपर स्टारडम से मैं करेक्टर रोल करूं या दूसरा करूं। वो कहते हैं कि आदमी बनाता है और भगवान एक मिनट में उसको बिगाड़ देता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री ने बार बार ये साबित करा है कि स्टारडम को झेलना, उसे अपने पास रखना सबके बस की बात नहीं है। एक्टर्स का करियर इतना अनप्रेडिक्टेबल रहता है कि उन्हें खुद अंदाजा नहीं होता है कि उनकी कमाई हुई शोहरत, पैसे कब उनके पास से चले जाए। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी शून्य हो गया। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शाहरुख खान, जिनका एक समय पर दौर चला करता था या चल रहा है, उन्होंने भी ऐसा समय देखा है जब उन्हें कोई नहीं पूछा करता था। मगर ये तो फिर भी उन एक्टर्स की बात हो गई जिन्हें स्टार्स का दर्जा मिल गया था। लेकिन तब क्या होता है जब एक एक्टर जो अच्छा काम कर रहा होता है, लोगों की नजर में बना रहता है, लोग उसे बड़े बड़े एक्टर से कंपेयर करना लग जाते हैं, अगला सुपरस्टार बुलाते हैं, प्यार करते हैं, शोहरत देते हैं। लेकिन फिर किसी ना किसी कारण से वही लोग उन्हें समय के साथ भूल जाते हैं। अभी हाल ही में ही इमरान खान के सोशल मीडिया पर वायरल होने से लोगों में चर्चा फिर हुई कि कहां है वो टैलेंटेड एक्टर्स जिन्हें जनता एक समय पर पूछा करती थी। गोविंदा, बॉबी देओल, माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय जैसे बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस अपने पीक पर पहुंचते पहुंचते या तो गायब हो गए या लोगों ने उन्हें देखना बंद कर दिया। एंड फिर बिना काम के, बिना नौकरी के, बिना एक्टिंग रोल्स के कैसे ये एक्टर्स अपना लैविश ग्लैमरस लाइफस्टाइल्स अफोर्ड कर पाते हैं? किन मजबूरियों की वजह से बड़े बड़े एक्टर्स को अपने अच्छे खासे चलते करियर के बीच में ब्रेक लेना पड़ जाता है? ओटीटी जैसे नए प्लेटफॉर्म्स पर ढेरों अपॉर्चुनिटी के बावजूद भी क्यों ये टैलेंटेड एक्टर्स कभी अपना कमबैक नहीं कर पाए? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या बीतती है इन एक्टर्स पर जब इनकी हर तमाम कोशिश के बावजूद जनता उन्हें भूल जाती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव मिलेगा बॉलीवुड के स्टारडम पर, ऑडियंस एक्टर की रिलेशनशिप पर। ऐसी वीडियोस हम हर हफ्ते तुम्हारे लेके आते हैं, डीप डाइव्स अबाउट साइकोलॉजी, पॉप कल्चर। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हो तो वीडियो को लाइक करो, और आओ तुम्हें समझाते हैं कि ये टैलेंटेड एक्टर्स की फेम, उनके पैसे और उनकी ऑडियंस का रिश्ता कितना कॉम्प्लेक्स और मजेदार है। बिग बॉस OTT 3 में जब रणवीर शोरे जैसे रिस्पेक्टेड एक्टर से पूछा गया कि उन्हें बिग बॉस में आने की क्या जरूरत पड़ी, तो उन्होंने ये बताया। सर एक्चुअली मुझे ये लोग हर साल कॉल करते हैं। आई थिंक इनके जो वेले एक्टर्स की लिस्ट है उसमें मैं हर साल होता हूँ। तो इस साल भी कॉल किया तो ऐसा हुआ कि मेरे पास काम नहीं था। सेकेंड रीज़न मेरा था कि मेरे पास कोई ऑफर्स नहीं थी काम की। जो मंजे हुए एक्टर अगर घर पे बर्तन मांज रहे तो कहाँ का एक्टर है वो? तो इधर आके मांजू मैं, एटलीस्ट पैसे तो मिल रहे हैं मुझे। अब रणवीर की इस स्टेटमेंट से लोगों को उनकी मजबूरी पर थोड़ा दुख तो हुआ, क्योंकि एक समय पर वो बड़े जाने माने रिस्पेक्टेड एक्टर थे। लेकिन साथ ही में अक्सर ऐसे एक्टर्स के बारे में जो एक टाइम पर इंडस्ट्री में रेलेवेंट थे, लोग ये सोचते हैं कि जब ये एक्टिंग नहीं करते तो अपनी लाइफ को कैसे चलाते हैं। जैसे इमरान खान ने अपनी आखिरी मूवी आज से 9 साल पहले बनाई थी, लेकिन कुछ महीनों पहले खबर आई थी कि उन्होंने करण जौहर का ओन्ड अपार्टमेंट लीज पर लिया है, जिसका मंथली रेंट 9 लाख रुपए है। ऐसे ही बहुत सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस जैसे अमीषा पटेल, विवेक ओबराय, तुषार कपूर, अर्जुन कपूर, जो बहुत समय से बड़े पर्दों पर ज्यादा दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी ये एक्टर्स एक्सपेंसिव प्लेसेस, महंगे होटल्स, महंगी वेकेशंस, महंगी जगहों पर, महंगी गाड़ियों में दिखते रहते हैं। अब इसके दो बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। पहले तो वो एक्टर्स जिनके पेरेंट्स एक समय पर अपने काम में बहुत सक्सेसफुल थे, जिनकी वजह से इनके पास जनरेशनल वेल्थ है। अब ये हम सबको पता है, पर वो जनरेशनल वेल्थ एक्चुअली कितनी है वो मेरे तुम्हारे जैसे इंसान शायद कभी पॉन्डर भी नहीं कर पाएंगे। जैसे यश चोपड़ा की फैमिली नेटवर्थ 7,500 करोड़ की है। अब यश चोपड़ा में हमने वीडियो बनाई थी कि उन्होंने ये सब करा कैसे, पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब उदय चोपड़ा ने भले ही अपना मेजॉरिटी ऑफ द करियर पब्लिक आय वाला खराब एक्टिंग करके बिताया हो, लेकिन फिर भी बार बार ना उन्हें सिर्फ मूवीज में एक्टिंग करने का मौका मिलता रहा, पर उनके लाइफस्टाइल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही बच्चन फैमिली की नेटवर्थ 5,000 करोड़ है और कपूर्स इंक्लूडिंग
स्टारिंग करीना कपूर खान, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की 2000 करोड़ नेटवर्थ है। एंड इसी का बिल्कुल उल्टा पर्सपेक्टिव होता है उन एक्टर्स को जो इंडस्ट्री में नए आते हैं। उनके पास ना तो पीछे की फाइनेंशियल बैकिंग होती है, ना ही इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन होता है जो काम ना मिलने पर उन्हें काम दिलवाए। ऐसे में ये बहुत सारे एक्टर्स साइड में इनकम जनरेशन शुरू कर देते हैं। अब वो बिजनेस हो सकता है, अपना कोई ब्रांड हो सकता है, कोई साइड गिग हो सकता है या इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जैसे सुनील शेट्टी, जिनकी बॉलीवुड में करियर 1992 में शुरू हुआ था, और वो स्मार्ट रहे जब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट का करियर भी तभी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज के समय में वो लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर तो हैं ही, पर साथ ही में वो मिस्चिफ डाइनिंग बार और क्लब H2O जैसे रेस्टोरेंट और होटल चेन्स ओन करते हैं। साथ ही में मेंस फिटनेस, एड टेक, ग्रूमिंग बिजनेस में उन्होंने बहुत पहले से इन्वेस्ट कर रखा है। एंड ये तो अब इंडस्ट्री से आने वाले एक्टर्स को भी समझ आ गया है, जैसे कटरीना कैफ का के ब्यूटी, ऋतिक रोशन का HRX, प्रियंका चोपड़ा का एनोमली। सेलिब्रिटी ओन्ड ब्रांड्स हैं जिनके बारे में भी हमने एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है। मगर बिजनेस में जहां सेलिब्रिटीज अपनी वेल्थ यूज करते हैं, एंडोर्समेंट्स में वो अपनी फेस वैल्यू यूज करते हैं। जैसे लेट 90s में अपनी कंपनी ABCL के फेलियर के बाद अमिताभ बच्चन बैंकरप्ट हो गए थे। उनके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा था, 90 या 100 करोड़ के हमारे ऊपर कर्जा। एंड फिर मोहब्बतें मूवी करने के बाद एंड मोर इंपॉर्टेंटली KBC होस्ट करना स्टार्ट करने के बाद वो अपने कर्जे से उभर पाए थे। उसी तरह सुष्मिता सेन ने बताया कि एक टाइम था जब उनके पास स्क्रिप्ट्स आने बंद हो गई थी और उनको अपने पास काम नहीं था, तब अपने बिल्स पे करने के लिए उन्होंने एंडोर्समेंट्स करना शुरू किया। एंड आज के समय में ताकि उन एक्टर्स की फेस वैल्यू उनको रिवॉर्ड कर सके, ना चाहते हुए भी मजबूरन उन्हें बिग बॉस जैसे शोज पर जाना पड़ जाता है। लेकिन जहां मिड टियर एक्टर्स के लिए उनके पैसे दांव पर होते हैं, वहीं बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनके लिए इससे बहुत बड़ी चीज दांव पर होती है, और वो है उनकी पहचान। 21st सेंचुरी में 2000s के बाद अगर एक ऐसा एक्टर है ए लिस्टर जो एक समय पर सुपरस्टार था पर उसको आज कोई नहीं पूछता, तो वो है गोविंदा। ऐसा ही कैसे हो गया कि गोविंदा की ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है? गोविंदा का जो समय अब नहीं चल रहा है, दौर खत्म हो गया, वो खुद ही खत्म, अपने हाथों से, क्योंकि वो पंक्चुअल कभी नहीं थे। लोग पैर पे खुरवाड़ी मारते हैं, उसने गर्दन मार दी खुरवाड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉलीवुड में एक समय के बाद इंडस्ट्री की और ऑडियंस की नजर आगे आने वाले स्टार की तरफ हो जाती है। जैसे सबसे पहले बॉलीवुड के स्टार्स राज कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार थे, जिसके बाद आए राजेश खन्ना, जिन्हें ओवरशैडो करा अमिताभ बच्चन ने, और फाइनली आज के समय में हमारे पास है शाहरुख, सलमान और आमिर खान। लेकिन इन स्टार्स के राइज के बीच में जब इंडस्ट्री में नए चेहरे आते हैं, जब वो अगला नया सुपरस्टार ढूंढ रहे होते हैं और अचानक कुछ एक्टर्स को फेम मिल जाता है, तो उस फेम के चक्कर में वो एक्टर्स एक पेडेस्टल पर चढ़ जाते हैं, जहां वो खुद की डिमांड को, ऑडियंस के प्यार को और उस ऑडियंस की टिकट खरीदने की एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं। आज जैसे रणबीर कपूर को बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार माना जा रहा है, लेकिन इससे कुछ समय पहले ही नाम उठता था वरुण धवन का, सिद्धार्थ मल्होत्रा का एंड कार्तिक आर्यन का। असल में जब से ये भूल भुलैया 2 सुपर हिट हुई है, तब से आप अपने आप को हीरो नंबर 1 मानने लगे हैं। लेकिन कई महीनों में उस पेडेस्टल पर चढ़ जाने के बाद जो चीज सबसे पहली बिगड़ती है वो है उस एक्टर का वर्क एथिक। बोला जाता है कि गोविंदा के डाउनफॉल का रीजन उनका अहंकार और काम को लेकर कंप्लेसेंसी थी। जैसे गोविंदा बहुत बार अपने रोल्स को लेकर बहुत चूजी रहे हैं। चांदनी, ताल, गदर, देवदास। अपने करियर के दौरान गोविंदा के पास ऐसी बहुत मूवीज आई जो आगे चढ़कर ब्लॉकबस्टर बनी, लेकिन गोविंदा ने वो रोल्स रिजेक्ट कर दिए थे। कभी इसलिए कि सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल उन्हें प्ले नहीं करना था, तो कभी इसलिए कि मूवी का नाम उन्हें पसंद नहीं आया। पर आप मुझे कैरेक्टर रोल क्यों देने, मतलब कि सीधा स्टार से इधर? सुभाष घई ने आपको ताल का रोल ऑफर किया था, जो बाद में अनिल कपूर ने किया। जी, मैंने उन्हें कहा था कि मैं पिक्चर करने के लिए तैयार हूँ, पर मैंने उनसे कहा कि ये टाइटल चेंज कीजिए आप, ताल। ये मुझे टाइटल अच्छा नहीं लगा। अब इसके अलावा क्रिएटिव डिफरेंसेस के कारण कई बार डायरेक्टर्स का गोविंदा के साथ काम करना ही मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से उनके कनेक्शंस बॉलीवुड में खराब होते चले गए। एंड जब आप अपनी एक्टिंग से ब्रेक ले रहे हो, सबैटिकल ले रहे हो, तो ये कनेक्शंस कितने जरूरी होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन बात शायद सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंसेस की नहीं थी। कहा जाता है कि गोविंदा का वर्क एथिक भी खराब था। जैसे आज के समय में अक्षय कुमार को लोग बहुत रोल और टॉन्ट करते हैं कि वो बहुत चार्ज करते हैं, इतना जो उनकी मूवीज वापस कमा भी नहीं पाती। लेकिन इसके पीछे असली कारण ये है, जिसके लिए फिल्म मेकर्स अक्षय कुमार के साथ बार बार काम करते रहते हैं, इनफैक्ट उनके शुक्रगुजार होते हैं, वो ये कि अक्षय अपने काम को लेकर बहुत डिसिप्लिन्ड है। उनके साथ साइन करी हुई मूवी हमेशा प्रोडक्शन टाइम पे कंप्लीट होती है, जिसके कारण एक्स्ट्रा टाइम, एफर्ट और पैसों का लॉस प्रोडक्शन को नहीं होता। वहीं गोविंदा की बात करें तो उनके को एक्टर्स ने बताया कि बहुत बार वो सेट पर लेट पहुंचा करते थे, जिसकी वजह से पूरी कास्ट और क्रू को उनका वेट करना पड़ता था। He's so good, he's so talented,
बट उस इंसान ने टाइम की कदर नहीं की, आज टाइम ने उसकी कदर छोड़ दी है। एंड इसी पॉइंट पर देवानंद जी की कही हुई एक और बात बहुत रेलेवेंट हो जाती है कि एक स्टार को हमेशा एक स्टार की तरह रहना होता है एंड उसको अपनी ऑडियंस के लिए हमेशा एक सेंस ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी देना जरूरी होता है। मतलब कि जब ऑडियंस चाहती है कि उनका स्टार वर्सेटाइल रोल्स करे तो उन्हें वर्सेटाइल रोल्स की चॉइसेस लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज उन्हें मजबूरन वही करता रहना पड़ेगा जो ऑडियंस उनके अलावा लोगों से देखना चाहती है। जैसे पठान रिलीज होने से पहले शाहरुख खान ने 4 साल का इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था एंड वो तो जब पठान ने बॉक्स ऑफिस में सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए तब शाहरुख खान ने बताया कि उन्हें रियलाइजेशन हो गया था कि वो ऑडियंस की नहीं सुन रहे थे। उनका मन एक्सपेरिमेंटल रोल्स करने का था जैसे फैन और जीरो थी, लेकिन ऑडियंस उन्हें उस रोल में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। फैन पिक्चर टोटल डिसअपॉइंटमेंट। पहली बार शाहरुख खान का बकवास पिक्चर देखा हूँ, ना कोई एक्शन है ना उसमें कोई गाना है। एंड फाइनली जब शाहरुख खान ने ब्रेक लेकर अपने आप को अडेप्ट करा तो ऑडियंस ने भी उन्हें स्टार का वो दर्जा वापस दे दिया। इसी कारण से सलमान खान भी एक्सपेरिमेंटल रोल्स करने की इच्छा रखते हुए भी अपने आप को हमेशा लार्जर देन लाइफ रोल से ही स्टिक करके रह गए हैं, क्योंकि जब उन्होंने ट्यूबलाइट जैसी एक्सपेरिमेंटल मूवी करी तो ऑडियंस ने उसे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। एंड गोविंदा की बात करते हुए इंडस्ट्री में ये अडेप्टेबिलिटी होनी कितनी जरूरी है उनके डाउनफॉल से साफ दिखता है। जैसे 1990s में गोविंदा अपनी अच्छी कॉमेडिक टाइमिंग और फनी रोल्स के लिए जाने जाते थे। मेरा मतलब है कि प्यार की गाड़ी में जब तक रजामंदी का हैंडल ना लगा हो तब तक गाड़ी ठीक से चलती नहीं है। क्या तुम इसे प्यार करती हो? लेकिन 2000 की शुरुआत में ऑडियंसेस की प्रेफरेंसेस बदलने लगी। ऑडियंसेस को एक्शन ओरिएंटेड रोल्स जहां एक्टर्स अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करते थे वैसी चीजों में रुचि बढ़ने लगी। जहां इंडस्ट्री में आने वाले अगले सुपरस्टार तीनों खान ने अपने आप को उसमें ढाल लिया और नए एक्टर जैसे ऋतिक रोशन अपनी डांस, अपनी एथलेटिसिज्म और अपनी बॉडी से लोगों को इंप्रेस करने लगे, वहीं गोविंदा अपने रोल्स को लेकर एडमेंट रहे और अडेप्ट भी नहीं करा। उस समय पर जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गोविंदा से अडेप्ट करेंगे, अपना एक नया साइड दिखाएंगे, तब वो अपने स्टार के ईगो को लेकर बहुत एडमेंट रहे। इतने कि उनको मंजूर ही नहीं था कि वो किसी और तरीके के रोल्स करे या फिर एक सपोर्टिंग एक्टर कैरेक्टर के रूप में ऑडियंसेस के सामने आए। ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना के साथ भी हुआ था, वो इंसान जिसको आज तक बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार माना जाता है। प्रेम चोपड़ा ने बताया कि राजेश खन्ना के डाउनफॉल का रीजन उनका टार्डी नेचर था। उन्होंने कोशिश करी कि वो अपना रोमांटिक ओल्ड स्टाइल रिटेन करें जब ऑडियंसेस एंग्री यंग मैन की तरफ बढ़ चुकी थी, लेकिन ऑडियंसेस ने वो एक्सेप्ट नहीं करा। उनकी मूवीज नहीं चली और ये फैक्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसे फेस नहीं कर पाए कि अब वो सुपरस्टार नहीं थे। एंड यहाँ पे अमिताभ बच्चन का जो राजेश खन्ना के बाद सुपरस्टार बने का केस क्यों अलग और ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो भी समझना जरूरी है। 1980s में बॉलीवुड पे रूल करने के बाद 90s में जब अमिताभ ने अपनी एक्टिंग करियर और फाइनेंसेस का सेटबैक झेला तो उन्हें समझ आ गया था कि वो अब सुपरस्टार नहीं रहे। Everyone can't be popular for the rest of their lives. कोई ना कोई तो आएगा, नया आएगा जो कि नेक्स्ट जनरेशन को ज्यादा अच्छा लगेगा, मोर पॉपुलर होगा। पर तब वो रेडी थे नए रोल्स ट्राई करने के लिए, एक फादरली फिगर के रोल्स में अडेप्ट करने के लिए जो ऑडियंस उनसे उम्मीद लगा के बैठी थी, और वही करा उन्होंने मोहब्बतें। एंड राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के एग्जांपल से ये बात भी समझ आती है कि ब्रेक के बाद इंडस्ट्री में आना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके इंडस्ट्री में अच्छे कनेक्शंस हो। अमिताभ अनलाइक राजेश खन्ना क्योंकि डिसिप्लिन्ड थे और अपने रोल्स को लेकर अपने करियर में डेडिकेटेड रहे थे, तो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को उनके साथ काम करने में मुश्किल ही कभी प्रॉब्लम झेलने पड़े थे। और मोहब्बतें भी उनकी स्ट्रिंग्स ऑफ फ्लॉप्स के बाद उन्हें करने को मिली क्योंकि उनके यश चोपड़ा से अच्छे रिश्ते थे। ठीक उसी तरह जैसे अपने बहुत लंबे और डिप्रेसिंग ब्रेक के बाद बॉबी देओल ने सलमान खान की मदद से रेस 3 से बॉलीवुड में कमबैक किया था। मतलब सलमान को तो मैं हमेशा थैंक यू बोलते रहा हूँ जिंदगी भर। सलमान ने मुझे एक दिन फोन किया और बोला मामू शर्ट उतारेगा। मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा, तो उस वजह से मुझे रेस 3 मिली। एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री में अनप्रेडिक्टेबिलिटी ना समझ आने की वजह से अक्सर एक्टर्स इंडस्ट्री से ब्रेक्स या सबैटिकल ले लेते हैं, लेकिन जहां स्टार्स जैसे गोविंदा, अक्षय, अजय देवगन, सलमान, शाहरुख, आमिर ने अपना मेटल प्रूव कर रखा है, एक लेवल पर स्टारडम अचीव कर रखा है, उनके अलावा जो मीडियोकर एक्टर्स होते हैं जब उनके साथ ये मजबूरन होता है तब आती है इनसिक्योरिटी। अराउंड 2000s रणबीर कपूर और इमरान खान की बॉलीवुड में रिस्पेक्ट, पावर, इन्फ्लुएंस, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी लगभग एक बराबर थी। दोनों गुड लुकिंग, गोरे, अच्छे दिखने वाले एक्टर्स थे जिनके ऑडियंस के बीच में डिमांड थी। दोनों रोम कॉम जॉनर में अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए जाने जाते थे। जैसे रणबीर कपूर ने बचना है हसीनो, अजब प्रेमी गजब कहानी और अनजाना अनजानी जैसी हिट मूवीज दी थी, तो इमरान खान ने भी जाने तो ये जाने ना, आई हेट लव स्टोरीज, मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसी मूवी
मूवीज में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। दोनों ही मीडिया और पीआर से दूर रहते थे और दोनों ने रॉकस्टार और डेली बेली जैसी कल्ट क्लासिक मूवीज करके वर्सेटाइल रोल्स करने की अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव कर दिया था। लेकिन जब कुछ वर्सेटाइल रोल्स में ये दोनों ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्रिटिक्स से गालियां झेलनी पड़ी, मूवीज फ्लॉप हुई, तो फर्क बस इतना रहा कि रणबीर कपूर मूवीज करते रहे और इमरान खान ने इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया। इमरान खान ने बताया है कि वो क्रिटिसिज्म को झेल नहीं पाए थे और उन्होंने लोगों की हेट को कंज्यूम कर ब्रेक ले लिया रादर देन अपनी आर्ट पर काम करने से। अक्सर एक्टर्स जो हाई फिल्म फ्रेटर्निटी से आते हैं, जिनको कई मायनों में नेपोटिज्म की वजह से काम मिलता है, वो अपनी पोजीशन और रोल्स को लेकर इनसिक्योर होते हैं। ऋतिक रोशन ने बताया कि जब उनको इंडस्ट्री में लॉन्च किया गया, उनकी शुरुआती पिक्चरें बहुत बड़ी हिट रही, तो उन्हें मिल गया था दर्जा अपकमिंग सुपरस्टार का और साथ ही में उसके साथ आने वाले प्रेशर का। Director sees a good-looking face walk by this, across the street. He said, "Hey, that's my hero." Picks him up, makes him a star. Now this guy has got no idea, and when people build temples on his name, he starts thinking, "Yes, I'm God." Yeah. And that's where it all just goes wrong, because he is going to fall one day. और इसी कारण अभिषेक बच्चन ने भी इंडस्ट्री से 2 साल का एक्टिंग ब्रेक लिया था, क्योंकि उनकी मर्जी के खिलाफ मजबूरन उन्हें हमेशा अपने पिताजी अमिताभ बच्चन के ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार करियर से ही कंपेयर करा जाता था। इतना कि वो अपनी खुद की गलतियां करने के लिए भी कतराएंगे, क्योंकि उनके हर एक स्टेप पर उन्हें हार्श क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, उदय चोपड़ा, तुषार कपूर ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने अपॉर्चुनिटीज तो खूब मिली हैं, लेकिन ऑडियंसेस के सामने खुद को प्रूव करने का मौका कभी नहीं मिला कि उनके पास वो एक्टिंग स्किल्स है भी या नहीं। जैसे बॉबी देओल ने इंटरव्यूज में बताया है कि उनके पास हमेशा उनके करियर की शुरुआत में स्क्रिप्ट्स आकर परोसी जाती थी और उन्हें कभी स्क्रिप्ट्स के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती थी। कभी उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में स्ट्रगल नहीं किया था, जिसकी वजह से जब उनके करियर में थोड़ी मुश्किलें आई तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि कौन से रोल्स उन्हें करने चाहिए और कौन से नहीं। I was getting offers, but they were not great films, and I chose a certain kind of films, but they didn't do well. Movies just kept pushing me backwards in my career. जिसकी वजह से बहुत टाइम तक वो अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए, डिप्रेशन में चले गए। End of the day, stardom doesn't stay forever, but as an actor, if you're good, if people appreciate your work as an actor, then work will never stop. और यही बात एक्टर अरशद वारसी भी कहते हैं। जैसे उनको कहना है, you get insecure if you don't know your job, if you know it sooner or later, everybody will realize that. वो कहते हैं कि उन्हें बुरा लगता है उन लोगों के लिए जिन्होंने करोड़ों लगाकर अपनी मार्केटिंग करी, लोगों के सामने आए, एंड अल्टीमेटली जाकर ऑडियंसेस को रियलाइज हो गया कि उन लोगों में कोई टैलेंट नहीं है। एंड यहीं पर आ जाते हैं दिस होल न्यू बंच ऑफ एक्टर्स जिनके पास टैलेंट तो है, पर इंडस्ट्री में काम मिलते रहने के लिए कनेक्शंस नहीं है। इनके लिए इंडस्ट्री से ब्रेक लेना ऑप्शन या फिर चॉइस नहीं, मजबूरी होती है। जैसे हमने रणवीर शोरे के केस में देखा। अरशद वारसी जैसे एक्टर्स तो आके कहते हैं कि उन्हें ये महसूस होता है कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने उनकी स्किल्स को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं किया, कि जितना काम, जितनी परफॉर्मेंसेस उनसे ली गई हैं, उनके पास और बहुत ज्यादा है एक्टिंग की क्राफ्ट को देने के लिए। आई एम वेरी underutilized. I feel that I wish people had used me more. एक्टर्स जैसे जावेद जाफरी, अक्षय खन्ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी उन एक्टर्स में आते हैं जिनके कनेक्शंस भले ही शायद स्ट्रॉन्ग ना हो, पर ऑडियंसेस ने उन्हें बड़े अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया और इनके केसेस में ये ब्रेक्स भी कम देखने को मिलते हैं। ये यूजुअली आपको साल में 1-2 मूवीज, ओटीटी पर भतेरे शोज, इंटरनेट पर एक्टिंग करते हुए मिल जाता है। इनफैक्ट इन एक्टर्स के लिए अनलाइक स्टार जरूर नहीं होता ये देखना कि उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर बनेगी या नहीं, क्योंकि इन एक्टर्स के लिए प्रायोरिटी होती है कि वो अपने काम को, अपनी कला को अच्छे से प्रदर्शन करके अपने आप के अंदर के आर्टिस्ट को सेटिस्फाई करें। जैसे शायद जॉली एलएलबी आने से पहले अरशद वारसी ने सोचा नहीं होगा कि ये मूवी इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। अब मूवी अच्छी हिट हुई, लेकिन बॉलीवुड की आदत ऐसी है कि एक मूवी अच्छी जाएगी तो उसके सीक्वल में और पैसे कमाने के लिए उसके एक्टर को, जिसके बल पर शायद मूवी चली थी, रिप्लेस कर दिया जाएगा एक और बड़े एक्टर से। इवन दो अरशद वारसी को पहले बता दिया गया था कि जॉली एलएलबी 2 में वो नहीं अक्षय कुमार होंगे, पर फिर भी बहुत सारे एक्टर्स तो नाखुश होते ही हैं जब उन्हें निकाल दिया जाता है उनकी ही मूवी के सीक्वल्स से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को बिजनेस अच्छा करना होता है। जैसे नुसरत भरूचा को ड्रीम गर्ल 2 में अनन्या पांडे ने रिप्लेस कर दिया था। उन्होंने बताया कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड थी, उनके प्रति अनफेयर था कि उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। वैसे ही जब सलमान खान ने सैफ अली खान को रिप्लेस कर दिया था रेस 3 से, एंड प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने बताया सैफ अली खान को कि मूवी का बजट एक हाई प्रोफाइल एक्टर डिमांड कर रहा था, इसीलिए उन्हें रिप्लेस किया गया। अब वो बात और है कि अल्टीमेटली सैफ अली खान की बात बिल्कुल सच थी। रेस हमेशा मेरी थी और मेरी ही रहेगी, क्योंकि
मैं इस रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी हूँ। एंड इन्हीं सारे रीजंस की वजह से, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से इन एक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाता है अपने आप को इंडस्ट्री में रेलेवेंट रखना। इवन दो इनके पास स्किल्स और टैलेंट होता है इंडस्ट्री को ऑफर करने के लिए, लेकिन इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी होने के बाद भी एक सवाल जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है वो ये है कि कोई भी स्टार जिसने शायद बहुत अच्छा काम करके बहुत पैसा भी कमा लिया है, उन्हें ऑडियंस बहुत लंबे समय से देखती आ रही है, प्यार करती आ रही है, वो क्यों इंडस्ट्री में अपनी जगह छोड़ने के लिए अगली जनरेशन ऑफ स्टार्स के लिए आने का मौका नहीं देते हैं। जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है खुद अमिताभ बच्चन, जिनकी वेल्थ की बात हमने कर ली, उनके अस्टाउंडिंग करियर की बात हमने करी, और अभी हाल ही में आई मूवी कल्कि से उन्होंने ये भी दिखा दिया कि 81 इयर्स की एज में भी उन्होंने अपनी प्रोमिनेंस और कला नहीं खोई है। तो फिर क्यों, जब ना पैसे की कमी है ना रेलेवेंस की, तो फिर क्या जरूरत पड़ती है अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स को 80-90 साल की उम्र तक एक्टिंग करते रहने की? जब अजय देवगन से उनके एक्टिंग करियर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे एक्टर्स के लिए, खासकर जो टैलेंटेड होते हैं, जिनकी पहचान बन जाती है, उनके लिए एक्टिंग सिर्फ एक काम नहीं रहे। उन्होंने बताया कि कैसे उनके लिए सिर्फ एक्टिंग के चलते वो अपनी सारी हॉबीज, अपने शौक भूलते गए हैं और सिर्फ सेट पर काम करते हुए उन्हें खुशी महसूस होती है। The past 30 years, the kind of work we've been doing, I mean, continuously. And then gradually you start forgetting all your hobbies. And now when you have a break, you really don't know what to do with yourself. And you feel that, you know, I enjoy the most being on set. जैसा अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लेते हुए उन्होंने बताया कि वो अभी तक एक्टिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्टिंग ही एक अकेली ऐसी चीज है जो उनको नॉर्मल और सेन रखता है, स्पेशली जब वो काम कर रहे होते हैं। Till whatever age you live, you keep working. The moment you stop working and you say, now I'm going to chill and live my life, you will age 3 times faster than what you are aging. Look at Mr. Bachchan. He loves to work. He's continuously working at this age also. ये कहीं ना कहीं शायद हम अक्षय कुमार के केस में भी देख सकते हैं, जो आज भी साल में 4, 5, 6 मूवीज करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं। अब लोगों को तो ये कहना है कि अक्षय कुमार सिर्फ पैसा कमाने के लिए साल की इतनी मूवीज रखते हैं, मूवीज में एफर्ट नहीं डालते हैं, मूवी की क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते हैं। पर दूसरा पर्सपेक्टिव तो ये है ना कि अक्षय कुमार सिर्फ आज ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो 90s से ये चीज करते आ रहे हैं। जैसे 1994 में उन्होंने 11 मूवीज करी थी, और बात रही पैसों की तो बहुत लॉजिकल भी है, और उन्होंने खुद भी कहा है कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। इवन तो हम सबके लिए वो मिस्ट्री है कि वो इतने हाई फीस क्यों चार्ज करते हैं, पैसे होने के बावजूद पान मसाले के ऐड क्यों करते हैं। पर दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि सिर्फ पैसे कमाना कुड नॉट बी द रीजन। सुबह 4 बजे उठकर रोज एक रूटीन से काम करने निकलेगा, सेट पर जाएगा, मूवीज करेगा, अनलेस दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नो हाउ टू डू, एंड सिर्फ एक्टिंग करना ही आपको सेन, स्टेबल एंड हैप्पी रखता हो। अब इसका बिल्कुल ही उल्टा पर्सपेक्टिव ये है कि ये खुशी भी कई बार टैलेंटेड एक्ट्रेसेस के नसीब में नहीं होती है। जैसे इंडस्ट्री में तो ये बोला जाता है कि एक एक्ट्रेस की, सक्सेसफुल एक्ट्रेस की शेल्फ लाइफ बस 30 की उम्र तक होती है। I don't think any of them will even understand the anxiety that I went through in the lockdown. Like, Janvi, I'm 24, I'm 25, I'm 26. Like, what's going on? Like, what's happening? I just want to go out there and be able to shoot. And she's like, bro, same. None of them were saying that. They were like, yeah, you can peak at 30, you can peak at 40. And I'm like, I'm a heroine, you can't. और बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो इंडस्ट्री में रेलेवेंट होती हैं, अपने करियर के पीक पर होती हैं, अचानक से गायब हो जाती हैं। जैसे माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, श्रीदेवी, काजोल, जूही चावला, सुष्मिता सेन जैसी बहुत सारी एक्ट्रेस अपनी फैमिली या फिर मदरली ड्यूटीज की वजह से इंडस्ट्री से सबैटिकल लेती है। जैसे प्रीति जिंटा ने जब 6 साल बाद कमबैक करा तो बताया कि विमेन एक्टर्स के लिए रियलिटी ये है कि उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक उन्हें डिसीजंस को बहुत इन्फ्लुएंस करती है। एक्टिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है उनकी लाइफ का, पर 30s के बाद फैमिली उनकी प्रायोरिटी बन जाती है। अब कई लोगों को ये थिंकिंग ऑर्थोडॉक्स लगेगी, एंड फॉर्चुनेटली आज विद्या बालन, रानी मुखर्जी, करीना कपूर इस नैरेटिव को हिंदी सिनेमा के लिए चेंज कर रहे हैं। एंड आखिरी में इन जॉबलेस बॉलीवुड एक्टर्स की रियलिटी को समझने के लिए इन एक्टर्स, ऑडियंस और इंडस्ट्री के लोगों के बीच के रिश्ते को समझना भी जरूरी है। शार्डनफ्रॉइड एक टर्म है इंसान की उस खुशी को डिफाइन करने के लिए जो उसे मिलती है जब वो सामने वाले इंसान को फेल होता हुआ देखता है। एंड बॉलीवुड देखने वाली ऑडियंस, इंडस्ट्री के लोग और मीडिया कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक्टर्स को इसी का विक्टिम बना लेती है। जैसे जॉन अब्राहम ने बताया कि कैसे इंडस्ट्री के लोग कॉफी विद करण जैसे शोज में जाके उनकी बुराई कर रहे थे। मैं पुराने कॉफी विद करण के सीजन्स देखता हूँ, नाम लिए बिना ये कहना चाहूंगा कि आपकी बहुत बुराई होती थी अक्सर उस शो पर। या फिल्म मैगजीन्स में उनके खिलाफ एक अच्छा सेंटिमेंट नहीं रखा जाता था। उस टाइम पे बहुत सारे फिल्म मैगजीन्स थे और फिल्म मैगजीन के एडिटर्स थे। एक एडिटर ने एक स्पेशल इश्यू उन्होंने निकाला था
कि जॉन इब्राहिम इज ओवर। एंड इसी के बीच में ऑडियंस और स्टार्स के बीच की रिलेशनशिप भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। एंड जितना ऑडियंस को अपने चहीते सुपरस्टार का राइज देखना पसंद होता है, कभी कभी उस राइज से ज्यादा उन्हें उनका डाउनफॉल पसंद आता है। चाहे वो एक्टर्स का फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, करियर एस्पेक्ट हो, वर्क एस्पेक्ट हो या फिर पर्सनल लाइफ ही क्यों ना। 4 पिक्चरें 5 पिक्चरें नहीं चली, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जैसे कि सॉरी यार, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। एंड इन्हीं सारी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के चलते वो एक्टर्स जो ठीक तरह से नेविगेट कर लेते हैं अपने चॉइसेस और डिसीजंस को, सिर्फ वो ही अपने स्टारडम को कई महीनों में सस्टेन कर पाते हैं। जैसा अमिताभ बच्चन मानते हैं कि अपने करियर के दौरान सबैटिकल लेना उनकी सबसे बड़ी गलतियों में एक था। और अनिल कपूर ने जब बात करी अमिताभ बच्चन से एडवाइस के लिए अपने सबैटिकल लेने के पर्सपेक्टिव में, तो उन्होंने अनिल कपूर को साफ मना कर दिया। Last time I said, yeah, you took up, almost you didn't work for 5 years. Yeah. I said that was, I think, not the right thing I did, I feel. एंड इसीलिए अनिल कपूर शायद इकलौते ऐसे जाने माने ए लिस्टर बॉलीवुड एक्टर होंगे जिन्होंने एक्टिंग से कभी ब्रेक नहीं लिया। और साथ ही में अमिताभ के करियर से ये भी सीख लिया कि इंडस्ट्री में लंबे समय के लिए रेलेवेंट कैसे रहना होता है। इसीलिए उन्होंने दिल धड़कने 2 और एनिमल जैसी मूवीज में फादर का रोल भी प्ले करा, ताकि अमिताभ बच्चन के बाद अगर उन रोल्स के लिए किसी को पूछा जाए तो सबसे पहले अनिल कपूर खड़े हों। और यही थी कहानी या फिर रियलिटी उन एक्टर्स की जो इंडस्ट्री में आते हैं, थोड़ा नाम कमाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। अगर तुम्हें याद है ऐसा कोई एक्टर जो रेलेवेंट था और आज नहीं है और हमने वीडियो में बात नहीं करी, तो नीचे कमेंट्स में बताओ मुझे। अगर तुम्हें ऐसी वीडियोस अच्छी लगी है तो यूट्यूब एल्गोरिथम कहता है कि तुम्हें ये वीडियो और अच्छी लगेगी। इनफैक्ट यहाँ पर पूरी एक प्लेलिस्ट है ऐसी और डीप डाइव की जो हम हर हफ्ते तुम्हारे लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।